हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम वन टू फैक्टर देखने वाले हैं। वन टू फैक्टर कंसेप्ट और उसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, कैसे हम उसे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ओके, तो वन टू फैक्टर बेसिकली हम 3 केस पढ़ते हैं। पहला केस वो जिसमें जब सोल्यूट पार्टिकल को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं वो डिसोशिएट हो जाता है, एक वो केस। एक केस जब सोल्यूट पार्टिकल को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो एसोसिएट हो जाता है, वो सेकंड केस। एक केस सोल्यूट पार्टिकल ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। तो 2 केस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी इस वीडियो में हम सोल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन वाला देख लेते हैं। जब सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होता है, जब वो किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व किया जाता है, तो हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम सोल्यूट पार्टिकल को जब किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर वो डिसोसिएट हो जाता है तो उसकी जो वन टू फैक्टर की वैल्यू होती है, आइटा की वैल्यू, वो ग्रेटर देन 1 होती है। इट मीन्स जो आइटा की वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं होगी, 1 से ज़्यादा ही रहेगी, वो कितनी भी हो सकती है आपकी। ओके, तो वन टू फैक्टर को पहचानने के लिए हम क्या करें कि वो डिसोसिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको बेसिकली 3 टाइप के कंपाउंड देखने हैं। एक तो आपको सोल्ट देखना है, दूसरा एसिड देखना है, तीसरा आपको बेस देखना है। ठीक है, सोल्ट की पहचान जब भी कंपाउंड दिया जाएगा लाइक NaCl, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या और भी हो सकते हैं आपके पास, सोल्ट होना चाहिए बेसिकली वो। अगर आपके पास एसिड है वो कंपाउंड लाइक HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, या और भी हो सकते हैं आपके पास एसिड। ओके, सिमिलरली बेस लाइक NaOH, KOH, या और भी हो सकते हैं आपके पास बेस। तो बेसिकली जो सोल्ट होते हैं, एसिड होते हैं और बेस होते हैं, वही आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स, यही आपके सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होते हैं। तो इनके वन टू फैक्टर की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में हम एक जनरल केस देख लेते हैं कि हम इसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। ओके, ये एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें A गोज़ टू N मोल्स ऑफ B के आपको गिवन है। ओके, इस जनरल रिएक्शन में स्टार्टिंग में जो हम एक रिएक्टेंट है जो उसकी अमाउंट ले रखी है हमने 1 मोल। ये वो टाइम है जब आपके पास स्टार्टिंग में रिएक्शन नहीं हुई थी। तो टाइम 0 पे जब रिएक्शन नहीं होगी तो A के जो 1 मोल हैं, तो यहाँ पे आप जब B के मोल देखेंगे तो वो 0 होंगे क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। ओके, अब जब आप किसी T टाइम पे आप रिएक्शन को देखेंगे तो हम मान के चलते हैं कि उसमें से अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाते जो हमने 1 मोल रिएक्टेंट के लिए थे। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। ओके, अब उसमें से अल्फ़ा डिसोसिएट हुए हैं तो कितने मोल्स बनेंगे B के, तो हमारे N मोल्स बनेंगे B के। तो अल्फ़ा डिसोसिएट हुए तो N अल्फ़ा हमारे सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन में हमारे टोटल मोल्स मिलेंगे उस सोल्यूट के, उस सॉल्यूशन में, तो वो कितने मिलेंगे, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा और N अल्फ़ा को हम जोड़ देंगे तो हमारे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट के आ जाएंगे जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो हमने ये जोड़ दिया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में N अल्फ़ा, तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया 1 प्लस में N माइनस 1 और अल्फ़ा। ठीक है, ओके। आइटा के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मोलिकुलर मास की फॉर्म में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में। जो हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले के लिए, वो हम यूज़ करते हैं आइटा इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो आफ्टर डिसोसिएशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट होंगे। ठीक है, उनकी अमाउंट हमें यहाँ लिखनी है, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। ये रही हमारे पास 1 प्लस में N माइनस 1 अल्फ़ा, ये हम ऊपर रख लेंगे जो हमने यहाँ पे रख लिया। ओके, अब उसके बाद डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब है कि जो हमने ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ली थी, इसमें हम स्टार्टिंग में कितने मोल लिए थे, 1 मोल लिए थे ना। ओके, तो यही 1 मोल हमने यहाँ पे इसके डिवाइड में वैल्यू पुट करनी है। हमेशा ही हम जब वन टू फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो हम रिएक्टेंट के 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम। ठीक है, तो हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो आइटा के जब हमने किसी के फॉर्मूले के नीचे हम जो हमने वैल्यू निकाली थी 1 प्लस N माइनस 1 अल्फ़ा, तो उसके डिवाइड में 1 है तो वो 1 होना ना होना बराबर ही है। तो आइटा का क्या फार्मूला निकल के आता है, 1 प्लस में N माइनस 1 अल्फ़ा निकल के आता है। इस फार्मूले को आपको याद करना है, इस फार्मूले का ही हम यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की डिसोसिएट हो चुकी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उस सोल्यूट की।
एन हमारा बताता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने मिले जब हमने 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसोल्व किया था। ठीक है, ओके। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल गिवन हो तो आपसे पूछा जाए, अगर उसकी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो आप तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 100% डिसोसिएटेड है। ठीक है, 100% डिसोसिएट हो चुका है जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स था उस सॉल्यूशन के अंदर। तो जब 100% डिसोसिएट हो गया होगा तो हम जब जैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 + n-1, अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट करेंगे 100 और परसेंट के नाम का हम डिवाइड में 100 लगा देंगे। ओके, 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा हमारे पास 1 + n-1 अल्फ़ा। जैसे ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 1 से 1 यहाँ पे हमारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, आइटा इक्वल्स टू n। ये यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज़ करना है। ओके, n का आपको बता ही दिया कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक है, एक जो हम रिएक्टेंट लेके चले थे पर्टिकुलर 1 मोल के लिए। ठीक है, ओके। हम कुछ अब एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे एग्जांपल दिए जाएंगे कि सोडियम फॉस्फेट है। ओके, आप इसका वन टू फैक्टर निकालिए। तो वन टू फैक्टर निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला थोड़ी यूज़ करेंगे, हम सीधे ट्रिक यूज़ करेंगे, R/N। एन के अमाउंट देख लेंगे। एन का मतलब ये जो सोडियम फॉस्फेट है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये सोडियम फॉस्फेट डिसोशिएट होता है या नहीं भी। क्या पता हम जो भी कंपाउंड ले रहे हैं हम बिना देखे हम उसका वन टू फैक्टर निकालने लगे इस ट्रिक से, वो गलत हो जाएगा। हमें चेक करना है कि वो सोल्ट है, एसिड है या बेस है। इन तीनों में से अगर वो कोई भी मिल जाता है तो उसका मतलब वो डिसोशिएट होगा। तो जैसे ही डिसोशिएट होगा तो हमें सिर्फ उसके आयंस काउंट करने हैं, और वो भी पर्टिकुलरली 1 मोल्स। यहाँ पे एक है इसके स्टोइकोमेट्री 1, तो इसका मतलब हम पर्टिकुलरली 1 मोल के लिए देखना है कि 1 मोल सोडियम फॉस्फेट से कितने मोल्स ऑफ उस सोडियम फॉस्फेट के आयंस हमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम सोडियम फॉस्फेट को देखेंगे कि ये सोल्ट है, हमें पता चल गया। तो सोडियम फॉस्फेट है। ओके, तो सोडियम फॉस्फेट होगा, जब डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेंगे, Na+ मिलेगा। ओके, फॉस्फेट 3- ये आयन मिलेगा। ओके, अब सोडियम फॉस्फेट जब डिसोसिएट है तो सोडियम के कितने आयन्स मिलेंगे, हमें 3 मोल ऑफ आयन मिलेंगे एक पर्टिकुलर मोल से। ओके, ऐसे ही फॉस्फेट जो डिसोसिएट होगा तो उसके हमें कितने मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा। तो ओवरऑल आयंस की अमाउंट कितनी है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो टोटल n की अमाउंट कितनी मिली हमें, 4 मिली। तो यही हमारा वन टू फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि I/N था ना, तो इसलिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी हमारे। तो कितना ईजी था ये। ओके, नेक्स्ट हमने देखा है, ये हमें कंपाउंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी जब हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिसोशिएट होगा। तो हम देख लेते हैं ये कैसे डिसोशिएट होगा। तो ये हमारा कैटायनिक पार्ट है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये हमारा कभी डिसोशिएट नहीं होता, सिर्फ हमारा कैटायन और एनायन की फॉर्म में डिसोशिएट होगा। तो ये डिसोशिएट होगा K+ और Fe साइनाइड 6 4-। ओके, ओके, जो पोटाशियम था वो हमारे कितने मोल्स मिलेंगे उसके, जब डिसोसिएट होगा तो उसके 4 मोल मिलेंगे। ओके, और जो हमारा ये वाला कंपाउंड था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब डिसोसिएट एनायनिक फॉर्म में, तो इसका हमें 1 ही मोल मिलेगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n = 5। तो हमें 5 मोल ही मिले 1 मोल से। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे, हम पर्टिकुलरली 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 मोल में कितने एच मिल रहे हैं, वो आपको कुछ और भी दे सकता है। अब नेक्स्ट सपोज करो पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। जो सोडियम फॉस्फेट है, अगर वो आपको बोल दे कि इसके 3 मोल दे रखे हैं और आपसे बोले कि 3 मोल में 1 टू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आपने तो पता है कि 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो 1 मोल के लिए तो n की वैल्यू 4 थी, तो I की वैल्यू 4 हो गई थी। अगर वो पर्टिकुलरली 3 मोल के लिए पूछ रहा है तो बस आपको मल्टीप्लाई करनी है बस, तो आपकी 12 वैल्यू आ जाएगी 1 टू फैक्टर की। ठीक है, अगर आपसे बोले कि आपके पास 3 मोल सोडियम फॉस्फेट की हैं और 1 मोल के लिए आप निकालोगे 1 टू फैक्टर की वैल्यू, फिर आपकी वही 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 के लिए पूछे तो भले ही वो 3 दे रखे हो, 6 दे रखे हो, कितनी भी अमाउंट दे रखी है उसकी, हमें सिर्फ पर्टिकुलरली 1 मोल के लिए निकालने। ओके, सेकेंड वाले की निकाल ली हमने। ओके, अब इसकी देख लेते हैं Hg2Cl2 की। अब जो Hg2Cl2 है वो जब डिसोसिएट होगा तो वो कितने देगा हमें, Hg2 2+ की फॉर्म में ब्रेक होगा, और ऐसे ही क्लोराइड होगा जो वो 2Cl- की फॉर्म में ब्रेक होगा। ठीक है, ओके, आपको ब्रेक करना भी आना चाहिए। तो जो Hg2 है, इसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो अमाउंट हमें नहीं लेनी, इसके जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे,
ये वैल्यू अमाउंट लेनी है कि इतने मोल्स में डिसोसिएट। तो हमारा 1 मोल Hg2Cl2 डिसोसिएट हुआ है, हमें देगा एक तो Hg2 2+, ओके, ऐसे ही 2 Cl- देगा, तो ओवरऑल n की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो ऐसे 1 2 फैक्टर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया इस पर्टिकुलरली कंपाउंड के लिए, ठीक है। ओके, ये भी क्या है, एक सोल्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं Cu2I2, ये भी हमारा एक सोल्ट है। सोल्ट हम कैसे देखते हैं, इसलिए एक मेटल है, नॉन मेटल है, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो वो सोल्ट ही होता है, ठीक है। ओके, या आप उसे देख सकते हैं, अगर आप उसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो अपने आयंस दे देगा, ठीक है। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हैं। एसिड का आपको पता ही है H+ देना, ठीक है। ओके, बेस का आप OH अगर वो पानी में दे दे तो, ठीक है। ओके, तो ये सोल्ट है। तो इस सोल्ट को हम देख लेते हैं कैसे डिसोसिएट होगा। तो ये डिसोसिएट होगा Cu2 2+ 2 आयोडीन माइनस। ओके, तो ऐसे ही इसके आगे सब्सक्रिप्ट 1 है। ओके, सब्सक्रिप्ट इसका तो 2 है, बस इसके आगे जो हमें गिवन है आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 है और इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो ओवरऑल n की अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास, 3 अमाउंट हो गई। तो इसका मतलब ये जब 1 मोल C2I2 किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो हमें टोटल कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे, 3 मोल ऑफ आयन मिलेंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, ठीक है, या उस सोल्यूट के, ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से इसके 1 2 फैक्टर वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे। सोडियम कार्बोनेट हमें गिवन है, तो हम देख लेते हैं ये कैसे डिसोसिएट होगा। तो ये डिसोसिएट होगा 2Na+ CO3 2- में। सिमिलरली वही, तो इसके आगे 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसके आगे 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ओवरऑल n की वैल्यू 3, आयोटा की वैल्यू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, अब देख लेते हैं हम वो न्यूमेरिकल जिसमें अगर आपको बाई चांस अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप फार्मूला का यूज़ करेंगे, तब आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके, एन की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं बट आपको उस अल्फ़ा के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी आप आयोटा की वैल्यू, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड की तो निकाल लेंगे आप, बट आपके लिए उसके आप अल्फ़ा के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि कितना % वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। ओके, अगर आप अलग से निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये कंपाउंड गिवन होता तो K2HgI4, अगर आपको ये कंपाउंड गिवन होता और इसका 1 2 फैक्टर दिया जाता तो आप कैसे निकाल दें। तो आप सबसे पहले देखेंगे डिसोसिएट कैसे होगा, ये सोल्ट है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो आपको मिलेगा 2K+ मिलेंगे आपको, और एक ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में मिलेगा HgI4 की पावर 2-, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल आपको कितने आयंस मिले, 1 मोल से आपको n की वैल्यू मिली 3। तो इसका मतलब इसका 1 2 फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको सिर्फ ये कंपाउंड दिया जाता है, ये सोल्ट दिया जाता है, बट आपको बताया गया है कि अब ये जो वाला कंपाउंड है ये 40% आयनाइज हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में। 40% आयनाइज का मतलब है कि आपके जो अल्फ़ा की वैल्यू है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितनी दे रखी है आपको, 40% दे रखी है। यानी हमारा 100% में से 40% ही हमारा इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए 1 2 फैक्टर की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको अल्फ़ा गिवन है। मैंने बोला था अगर अल्फ़ा गिवन ना होता तो हम 100% मान के हम ये वाला यहाँ से निकाल के n की वैल्यू थ्रू i=3 हम यहाँ फाइनल करते थे। बट यहाँ पे अब अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो i=1 + n-1 अल्फ़ा। ओके, अब हम देखेंगे, अब जो अल्फ़ा की वैल्यू थी 40% थी, अगर इसको और सोल्व किया जाए तो 40/100, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.4, ठीक है। ओके, 0.4 लिख सकता हूँ ना, ये एक 0 से कैंसिल, ये एक 0 और ये 4/10 क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें। ओके, एन की वैल्यू हमने यहाँ पहले निकाल ली थी, ठीक है। ओके, इस पर्टिकुलर सोल्ट के लिए n=3, तो हम जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, i=1 + n की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी -1, अल्फ़ा की वैल्यू 0.4। ओके, यहाँ पे 1 प्लस ये 3 में से 1 गया 2 और इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से कितना आएगा 0.8, और इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा आयोटा की वैल्यू 1.8, ठीक है। ओके, थैंक यू।